नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये इंडियन एक्सप्रेस हिंदी है। यदि आज आपकी दिन भर टीवी चैनलों पर नजर पड़ी होगी तो सिर्फ एक ही सुर्खी नजर आई होगी कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू का लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। कैबिनेट की मीटिंग, जश्न का माहौल, भाषण की बातें, हम बताएंगे आपको इनके बारे में संक्षेप में और फिर विस्तार से बताएंगे कि लोकसभा में और राज्यसभा में बीजेपी और सत्तारूढ़ दल गठबंधन किस तरह से अपनी गणित को और दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें मौजूदा राज्यसभा की सीटों पर बदली हुई रणनीति है। जो दल विपक्ष में थे उन्हें साथ लाने की कोशिशें कहां कहां हो रही हैं, किनसे बातचीत चल रही है, और जो सांसद विपक्षी दलों में थे उन्हें अपने अपने ब्लॉक बनाकर, नए दल बनाकर अपने पाले में लाने की कोशिशें कहां तक पहुंची हैं। तो आइए विस्तार से बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी के इस खास शो में। शुरुआत करते हैं रिकॉर्ड से। 10 जून 2026 नरेंद्र मोदी ने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर 4,399 दिन पूरे किए और पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया। ध्यान रहे, यहाँ बात कुल दिन प्रधानमंत्री के तौर पर की नहीं है, बल्कि लगातार प्रधानमंत्री रहने की है। 1952 के पहले आम चुनाव के बाद लगातार चुने गए प्रधानमंत्री कार्यकाल की बात है। नेहरू 13 मई 1952 से 27 मई 1964 तक लगातार प्रधानमंत्री के तौर पर निर्वाचित रहे। कार्यकाल 4,398 दिन का था। नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार शपथ ली, 2019 में दोबारा सरकार बनाई और तीसरा कार्यकाल 9 जून 2024 से शुरू हुआ और 10 जून को उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया। यदि कुल समय देखें सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का, तो वो इंदिरा गांधी के नाम है। 1966 की शुरुआत में फरवरी के महीने में उन्होंने शपथ ली। 1977 तक लगातार प्रधानमंत्री रहीं, लगभग 11 साल का कार्यकाल, और 1980 से 1984 में अपनी हत्या के दिन तक वो प्रधानमंत्री थी। तो 11 और 4.5 या पौने 5 साल जोड़ लें तो वो उनका सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड है। बहरहाल, नरेंद्र मोदी के रिकॉर्ड पर लौटते हैं। रिकॉर्ड बना तो जश्न भी मना। नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारी भरकम जुटान। केंद्रीय कैबिनेट से लेकर बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और दूसरे बड़े नेता पदाधिकारी आए। कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित किया। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, यह भारत की लोकतांत्रिक चेतना, जनता के भरोसे और जनभागीदारी की ताकत का प्रतीक है। पक्के घर, बिजली, साफ पानी, डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन, 60 करोड़ से ज्यादा गरीबों को मुफ्त इलाज जैसे दावे गिनाए गए। ये भी कहा गया कि मोदी सरकार की नीतियों ने 25 करोड़ से ज़्यादा लोगों को गरीबी से निकाला। कुल मिलाकर सब कुछ अच्छा बताया गया और आगे भी इसे जारी रखने की बातें की गई। बयानों से इतर दृश्य आए। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के साथ झालमुड़ी खाते दिखे। टीएमसी के भीतर जो चल रहा है, दर्शक खुद इस दृश्य की संदर्भ समेत व्याख्या कर सकते हैं। इतर केंद्रीय मंत्रियों ने मंदिरों में पूजा की। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान चाणक्यपुरी के विनय मार्ग स्थित हनुमान मंदिर पहुंचे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हौस खास के जगन्नाथ मंदिर। पार्टी और सरकार दोनों तरफ से बधाइयों का सिलसिला ही सिलसिला। I am in politics for the last 50 years. I have worked with so many prime ministers. I have watched them with close quarters. But the present prime minister is a unique person by having all qualities to take country forward. हर एक वर्ग का ध्यान प्रधानमंत्री जी के द्वारा रखा गया। जहां देश में मंडल कमीशन को संवैधानिक दर्जा देकर पिछड़े वर्ग के लोगों को अधिकार देने का काम किया गया, तो वहीं ऊंची जाति से आने वाले गरीब लोगों के लिए भी 10% आरक्षण देकर उनको भी मुख्य धारा के साथ जोड़ने की सोच प्रधानमंत्री जी की रही। देर शाम प्रधानमंत्री ने बैठक को संबोधित किया। बोले, निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें सबसे लंबी अवधि तक सेवा करने का मौका मिला। वे लोगों के आभारी हैं और ये भी कि 2014 के पहले के दशकों में काफ़ी अस्थिरता रही, जिससे देश को नुकसान उठाना पड़ा। अब एक स्थिर सरकार है और लोग इसकी निर्णायक क्षमता की तारीफ करते हैं। देशवासियों की सहभागिता की हमारी बहुत बड़ी शक्ति है। ये 12 वर्ष सरकार और समाज की सहभागिता का उत्सव मनाने वाले रहे हैं। बीते 12 वर्षों में मैंने जो भी सहयोग देश से मांगा, देशवासियों ने दिल खोल करके साथ दिया है। पर आज की कहानी कैबिनेट के मेज थपथपाने की, बीजेपी के जश्न मनाने की भर नहीं है। कहानी कुछ और है। कहानी ये है कि 2024 में जब पहली बार नरेंद्र मोदी को
गठबंधन के दूसरे दलों के भरोसे रहना पड़ा साधारण बहुमत के लिए। 2024 में जो अघोषित दावा था कि अब की बार 400 पार और अटके 240 पर, उसके बाद से कैसे बीजेपी ने कोर्स करेक्शन किया साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके, और 2029 के लोकसभा चुनाव की क्या तैयारी चल रही है, आज दरअसल उस पर बात की जानी चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा में 2029 से भी पहले किस तरह से नंबर गेम दुरुस्त करने की कवायद चल रही है, डीएमके से कौन बातचीत कर रहा है, टीएमसी वाले पूरे ऑपरेशन में किसको लगाया गया, राज्यसभा की गणित चुनाव दर चुनाव कैसे दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है, और जिस डिलिमिटेशन के बिल पर सरकार ने कुछ महीने पहले मुंह की खाई, मॉनसून सत्र में उसको लेकर क्या तैयारी है। असली खबर देवियों और सज्जनों ये है जिसके बारे में हम आपसे विस्तार से बात करेंगे। मैंने बताया 2024 के नंबर गेम के बारे में, किस तरह से जेडीयू, दूसरे छोटे दल, टीडीपी, इन सब के साथ 272 का आंकड़ा पार हुआ, और जब डिलिमिटेशन का बिल गिरा तब इस आंकड़े का नाकाफी होना लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी समझ में आया, क्योंकि ये संविधान संशोधन विधेयक था, यानी दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की सरकार को ज़रूरत थी। साथ ही इसके साथ महिला बिल को भी नत्थी कर दिया गया था, और जब ये बिल डिलिमिटेशन का पास नहीं हुआ तो उस बिल को भी रोक लिया गया। अब नंबर गेम समझिए, संदर्भ किस ढंग से और बेहतर ढंग से समझ आएगा। 17 अप्रैल 2026 को जब इस बिल पर वोटिंग हुई तब लोकसभा में 528 सांसद मौजूद थे, पक्ष में 298, विरोध में 230, पर हमने बताया 2/3 बहुमत की जरूरत होती है संविधान संशोधन के लिए। और ये 2/3 बहुमत कैसा होना चाहिए, इसके 2 महत्वपूर्ण निर्देश हैं। पहला, सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत होना चाहिए, ये नहीं कि मास लेवल पर एब्सेंट हैं और फिर जो उपलब्ध हैं उनमें बहुमत या 2/3 दिखा दिया। और दूसरा नियम कि जो सदन में मौजूद हैं और वोटिंग कर रहे हैं उन कुल सदस्यों का 2/3 समर्थन, ये दोनों शर्तें पूरी होना जरूरी है। उस दिन लोकसभा में 528 सांसद थे, 2/3 के लिए सरकार को 352 वोट चाहिए थे, मिले 298, यानी 54 वोट कम रह गए। यही वो एक आंकड़ा है जहां से बीजेपी नई रणनीति बना रही है। हमारे अखबार इंडियन एक्सप्रेस की डिप्टी एडिटर लिज मैथ्यू के मुताबिक मोदी सरकार संसद के मॉनसून सत्र में फिर से डिलिमिटेशन बिल लाने की तैयारी में, इसके साथ ही वन नेशन वन इलेक्शन बिल को भी पुश किया जा सकता है। मोदी सरकार के 2 अहम बिल, इसके लिए दोनों फ्रंट्स यानी लोकसभा और राज्यसभा पर एक साथ काम चल रहा है। पहले बात लोकसभा की, टीएमसी के बागियों और डीएमके को साधने की कोशिश, क्योंकि पिछली बार जब इंडिया ब्लॉक ने मिलकर वोट किया तो उनका आंकड़ा था 230। डीएमके के पास लोकसभा में 22 और टीएमसी के पास 28 सांसद हैं, लेकिन अब तस्वीर बदलती दिख रही है। टीएमसी में बगावत जारी है। काकोली घोष के नेतृत्व में 28 में से 20 सांसदों के एनडीए खेमे में जाने की बात कही जा रही है। सैनी घोष और माला राय जैसे चर्चित नामों का भी बागियों में शुमार किया जा रहा है। हालांकि ममता के वफादार गुट का कहना है कि बागी 14 पर टिके हुए हैं। मान लें कि टीएमसी के कुल 20 लोकसभा सांसद एनडीए को सपोर्ट कर देते हैं तो अप्रैल का 298 वाला आंकड़ा 318 पर पहुंचेगा। अगर बीजेपी डीएमके को साथ लेती है, 22 और लोकसभा सांसद मिल जाते हैं तो भी ये आंकड़ा 352 से कुछ कम रहेगा, और 543 के 2/3 आंकड़ा 362 से भी कम। पर सदन में अटेंडेंस बदलती रहती है, छोटे दल, निर्दलीय सांसद, गैर हाजिरी का भी असर पड़ता है। यही वजह है कि बीजेपी अब एक सांसद, एक क्षेत्रीय पार्टी और एक ब्लॉक पर नजर भी रख रही है और अपने पाले में लाने की कोशिश भी कर रही है। अब थोड़ा डीएमके का भी मामला समझते हैं। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव हारने के बाद डीएमके कांग्रेस के रिश्ते खराब हुए। कांग्रेस ने विजय की टीवी के सरकार के साथ जाने का फैसला किया। स्टालिन नाराज हुए। डीएमके ने 8 जून को हुई इंडिया ब्लॉक की बैठक से भी दूरी बनाई। खबरें हैं कि पार्टी गैर कांग्रेस वाला ब्लॉक बनाने का विकल्प तलाश रही है। दामिनी नाथ की रिपोर्ट बताती है कि अब इस नए सिरे से इस डर को कम करने की कोशिश की जा रही है। मोदी सरकार का प्रस्ताव है कि डिलिमिटेशन से लोकसभा में जो सीटें बढ़ेंगी उन्हें राज्यों की सीटों के मौजूदा अनुपात के हिसाब से ही बढ़ाया जाएगा और आधार रहेगा 1971 की जनगणना। एक बात और समझें, अगर नया डिलिमिटेशन बिल पास नहीं होता तो 2027 की जनगणना के बाद डिलिमिटेशन अपने आप लागू हो सकता है। 2027 जनगणना की रेफरेंस डेट 1 मार्च 2027 है। मोदी सरकार की दलील, इस रेफरेंस डेट से दक्षिण की चिंताएं और बढ़ेंगी क्योंकि तब जनसंख्या वाला गैप ज़्यादा होगा। यानी सरकार एक तरह से कह रही है अभी वाला फॉर्मूला मान लीजिए, नए वाले में घाटे में रहेंगे। लोकसभा से रुख करते हैं राज्यसभा का। सीटें हैं 245, 2/3 आंकड़ा बैठता है 164। 22 मई को जब नए सिरे से खाली हुई तब एनडीए के पास 149 सीटें थी। इसमें राघव चड्ढा की सदारत में आम आदमी पार्टी से बगावत करने वाले वो 7 सांसद भी शामिल थे जिन्होंने अप्रैल में बीजेपी का दामन थाम लिया।
लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी बीजेपी की नज़र टीएमसी के सांसदों पर है। कुल 13 सांसद हैं। सुखेंदु शेखर रॉय और सुष्मिता देव इस्तीफा दे चुके हैं। पूरे 13 सांसद जोड़ दें तो आंकड़ा 162 पहुंचता है, पर सब इस्तीफा देंगे ऐसी संभावना दिखती नहीं। बाकी का मैनेजमेंट हर राज्यसभा चुनाव में चलता दिखता है। मध्य प्रदेश और झारखंड में ताज़ा उदाहरण, 3 सीटें झारखंड की, माफ करिए, मध्य प्रदेश की 3, झारखंड की 2 सीटें, इन पर चुनाव हो रहा है। चुनाव से पहले जो अंक गणित था, ये लग रहा था कि मध्य प्रदेश की 3 में से 2 सीटें बीजेपी जीत जाएगी और 1 सीट विधायकों की संख्या के हिसाब से कांग्रेस के खाते में जाती बताई जा रही थी। इसी तरह झारखंड की दोनों सीटें जेएमएम और कांग्रेस वाले गठबंधन के खाते में जाती दिख रही थी। लेकिन दिख रही थी और गई में बहुत फर्क होता है। मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का कार्यकाल पूरा हुआ। कांग्रेस ने उन्हें दोबारा टिकट नहीं दिया। मैदान में उतारा मीनाक्षी नटराजन को। लोकल लेवल पर कुछ बागी स्वर दिखे, आला कमान ने आंख दिखाई तो सब समर्थन में नारे लगाने लगे। प्रकट तौर पर अंदर खाने क्या हुआ, तैयारियां चलती रही कि विधायकों को लामबंद किया जाए, बेंगलुरु ले जाया जाए। एक बार फिर से रिजॉर्ट पॉलिटिक्स के कांग्रेस के किंग डीके शिव कुमार की शरण ली जाए। बीजेपी ने तीसरे उम्मीदवार को उतार दिया तो समझ में आ गया कि प्रभाव डालने की कोशिश की जाएगी कांग्रेस के विधायकों के ऊपर भी। बीजेपी ने किसे उतारा तीसरे उम्मीदवार के तौर पर? महेश केवट को। कांग्रेस अपने विधायकों को बचाती, लेकिन उससे पहले ही राहुल गांधी की करीबी और स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आने वाली और मंदसौर से लोकसभा की सांसद रही मीनाक्षी नटराजन का नामांकन ही तकनीकी आधार पर रद्द कर दिया गया। बीजेपी के कार्यकर्ता ने आरोप लगाया कि मीनाक्षी ने तेलंगाना की एक अदालत में लंबित मामले का खुलासा नहीं किया। कांग्रेस ने कहा उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं है, नामांकन गलत तरीके से खारिज किया गया। ये 9 जून की बात है। लंबित मामला क्या था? एक निजी शिकायत जिसे तेलंगाना कांग्रेस के एक पूर्व कार्यकर्ता ने दायर किया था। आरोप लगाया कि उनके साथ पार्टी के एक सहयोगी ने उत्पीड़न किया। मीनाक्षी इस मामले में आरोप कि उनके सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बार बार शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की। बहरहाल नामांकन खारिज होने के फैसले ने मध्य प्रदेश में चुनावी गणित को बदल दिया। फिलहाल बीजेपी को राज्य की 3 राज्यसभा सीटें जीतने के करीब पहुंचा दिया, अगर सुप्रीम कोर्ट कोई हस्तक्षेप नहीं करता है तो। उधर कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग के सामने भी डेरा डाले है। झारखंड की बात करें तो बीजेपी ने आंध्र प्रदेश से राज्यसभा सांसद रहे परिमल नथवानी को उतारकर मुकाबला दिलचस्प बनाया। जिस तरह एमपी में बीजेपी ने मीनाक्षी पर जानकारी छिपाने का आरोप लगाए थे, ठीक उसी तरह झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस ने नथवानी पर नामांकन पत्र में गलत जानकारी देने के आरोप लगाए, पर चुनाव आयोग ने सुनवाई के बाद उनके पर्चे को स्वीकार कर लिया। कुल मिलाकर बीजेपी की राज्यसभा स्ट्रेटजी क्लियर, जहां मौका वहां पर साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्याशी जीते जाएं, और जहां पर प्रत्याशी अपने नहीं हैं, सांसद पहले से हैं, वहां देखा जाए कि अंतरात्मा की आवाज़ पर कौन अपने अपने दलों के, अपने अपने नेताओं के खेमे छोड़कर और दल बदल कानून की धाराओं से मुक्त रहकर उनके साथ आ सकता है, जैसे कि राघव चड्ढा के नेतृत्व में लोग आए। एक बात और गौर करिए, इस बार बीजेपी ने अपने सिंबल पर उम्मीदवार उतारे उन सीटों पर जहां पर नंबर पूरा नहीं था। पहले निर्दलीयों का समर्थन करती रही थी। इस बार के मार्च में हुए राज्यसभा चुनाव भी इसका उदाहरण देते हैं। मार्च में 10 राज्यों में कुल 37 सीटें खाली थी। राज्य कौन से थे? महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना। 26 पर तो निर्विरोध चुन लिए गए। 16 मार्च को वोटिंग हुई बिहार, ओडिशा और हरियाणा की 11 सीटों के लिए। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने एक उम्मीदवार एक्स्ट्रा दिया। सीटों का क्या हिसाब था? बिहार में 5 सीटें, ओडिशा में 4, हरियाणा में 2। नंबर गेम के हिसाब से ओडिशा में 2 एनडीए को मिलती, 1 विपक्ष के खाते में जाती दिख रही थी स्पष्ट तौर पर, और 1 सीट पर खेल हो सकता था 4 में से। बिहार की 5 सीटों की बात करें तो 4 जीतने के लिए एनडीए के पास नंबर थे और 1 सीट के लिए खेल हो सकता था। नंबर कुछ कम था विपक्षी गठबंधन का, और बीजेपी का तो काफ़ी कम था। हरियाणा की 2 में से 1 सीट के लिए एनडीए के पास सपोर्ट था और 1 सीट पर खेल की गुंजाइश दिख रही थी, यानी कांग्रेस के पास स्पष्ट नंबर नहीं थे। रिजल्ट क्या आया? एनडीए को 11 में से 9 सीटें मिली। बिहार में 5 की 5, ओडिशा में 2 का नंबर था, तीसरी भी जीत ली, और हरियाणा में 1 ही, वहां पर ज़्यादा कॉम्बिंग काम नहीं आई। ओडिशा में बीजेपी ने कैसे जीती? चौथी सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार दिलीप रे को समर्थन दिया, जो कांग्रेस और बीजू जनता दल के विधायकों की क्रॉस वोटिंग से जीते। बिहार में एनडीए ने 5 में से 4 अपने दम पर जीती, 5वीं पर कांग्रेस और आरजेडी विधायकों के गायब रहने ने जीत सुनिश्चित कर दी। कुल मिलाकर बात यह है कि नंबर दुरुस्त रहे 2029 के पहले, ताकि अपने एजेंडा के मुताबिक, अपनी विचारधारा के मुताबिक बिल पास किए जा सकें, और इसके लिए ज़रूरी है कि गुणागणित बदलता रहे, हक में आता रहे। तो नरेंद्र मोदी जब एक रिकॉर्ड बना रहे हैं प्रधानमंत्री के तौर पर, अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिना रहे हैं, हालांकि
अर्थशास्त्री लगातार बता रहे हैं कि किस तरह के चुनौती भरे दिन आगे आने वाले हैं और सरकार से किस तरह के सख्त और दूरगामी फैसलों की उम्मीद की जा रही है। चर्चा ये भी चल रही है कि 15 से 30 तारीख के बीच में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन अपनी नई टीम बनाएंगे। सरकार से कई चेहरे संगठन में जा सकते हैं, जिसको पुराने ज़माने में कामराज कहा जाता था, कामराज प्लान का अमल। सत्ता छोड़िए, संगठन को संवारिए, कांग्रेस के दिनों का ये प्लान। उसी तरह से कहा जा रहा है कि कई कैबिनेट मंत्रियों की भी विदाई हो सकती है। राज्य मंत्रियों की कुछ की तो तय ही है, जिनके राज्यसभा के कार्यकाल पूरे हो गए हैं, जिसमें केरल और पंजाब के नेता शामिल हैं। यानी अगले 15 दिन मानसून सत्र से पहले दिलचस्प रहने वाले हैं और मानसून सत्र में भी कई बड़े विधायी बिल आ सकते हैं। कुछ विधायकों और सत्ताधीशों ने ये चिंता भी जताई कि क्या जिन राज्यों में फरवरी मार्च में चुनाव होने हैं, मसलन पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आदि, उसको भी कुछ आगे पीछे किया जा सकता है। इसको लेकर सुगबुगाहट चल रही, खासतौर पे विपक्षी दलों में ये क्यूरियोसिटी है, लेकिन फिलहाल इस तरह के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। इस पूरी सियासत के बारे में, नरेंद्र मोदी के रिकॉर्ड के बारे में, जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड के बारे में आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर अवगत करवाएं। मेरा नाम है सौरभ द्विवेदी, ये है इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।